प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो पिछले कालांश में हमने कल श्रुति सम भिन्नार्थक से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होते हैं उनके बारे में जाना। तो आज हम जो संचन भाग 1 है उसका जो तीसरा लेसन हमने पढ़ा था, कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, तो उस पाठ के जो प्रश्न नंबर 8 है और लीड सहायक पुस्तक का जो अभ्यास प्रश्न नंबर 9 है, तो उन प्रश्नों के उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 जो बोध प्रश्न है वो देखिए। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो अब एक तो जो त्रिपुरा में कौन से जो घरेलू उद्योग हैं, जो वहां पर जब लेखक अपनी यात्रा कर रहा था तो उन घरेलू उद्योगों का जो वर्णन है उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, तो उनकी जानकारी पर हमें प्रकाश डालना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घरेलू उद्योग भी वहां पर थे, तो उन पर भी हमें प्रकाश डालना है। तो त्रिपुरा का जो प्रमुख उद्योग हमने पढ़ा था, जो कि हमने जो पाठ का तीसरा भाग था उसमें पढ़ा था, भी यहाँ के जो लोग हैं वो जो बांस होता है उस बांस से जो अगरबत्ती के लिए जो पतली पतली सीखें होती हैं वो तैयार करते हैं। बाद में वो सीखें तैयार करने के बाद यहाँ के लोग वे उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजते हैं। वहां पर जो अगरबत्ती का जो लेप है वो चढ़ाया जाता है। फिर त्रिपुरा में जो बांस है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वहां से जो बांस है जो हमारे देश के अन्य राज्य हैं वहां पर भेजा जाता है, तो ये भी एक उद्योग की तरह है। इसके अतिरिक्त वहां बांस से बनी हुई जो टोकरियां हैं या जो टोकरियां जो सजावटी वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं वो भी त्रिपुरा क्षेत्र में तैयार की जाती है। तो ये वहां पर घरेलू उद्योग हैं। एक तो जो बांस की पतली सीखें बनाई जाती हैं, बांस बहुतायत मात्रा में वहां पर होता है, और बांस से जो टोकरियां बनती, तो ये वहां पर घरेलू उद्योग। आगे देखिए अभ्यास प्रश्न नंबर 9.1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। उज्जैन महल की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर क्या है? तो उज्जैन महल हमने पढ़ा था। उज्जैन महल है ये जो अगरतला जो क्षेत्र है, जो त्रिपुरा की जो राजधानी है वहां का एक मुख्य महल है। और ये जो उज्जैन महल है यहाँ पर कभी जो राजा हैं वो यहाँ से अपना प्रशासन चलाते थे, लेकिन अब क्या है जो राजवंश है यानी वो हमारी सरकार द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। तो अब जो उज्जैन महल है वो त्रिपुरा की अब विधानसभा है। पहले राजतंत्र होता था और अब प्रजातंत्र है। तो यानी ये जो महल है वो क्या है, राजतंत्रात्मक से प्रजातंत्रात्मक का परिवर्तन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6 है मनु नदी का पुल किससे बना है? इसके बारे में लेखक के क्या विचार है? अब ये हमने पढ़ा था जब पाठ का तीसरा भाग में मनु नदी का और मनु जो कस्बा है उसके बारे में भी। जो मनु नदी का जो पुल है वो काफी हजार जो बांस हैं उनके द्वारा उन बांसों को बांध कर बनाया गया है। और इस पुल के विषय में लेखक जब वहां से यात्रा कर रहा था तब बताता है भी जो पुल है वो एक जो विशाल ड्रैगन होता है, एक जो जीव होता है उस ड्रैगन के समान दिखाई दे रहा है। और जब जो लेखक हैं जब वो उस स्थान से निकल रहे थे तो उस समय जो सूर्य है वो अस्त हो रहा था। तो डूबते डूबते सूरज की रोशनी में जो वो पुल है वो और भी अधिक सुंदर चमक रहा था। और इस पुल की सुरक्षा कौन कर रहे थे? जो वहां के सीआरपीएफ जो जवान थे वो वहां की उस पुल की सुरक्षा कर रहे थे।
प्रश्न नंबर ग, किसी स्थान विशेष की अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर वहां के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी कोई आपने किसी स्थान की यात्रा की है और यात्रा के आधार पर वहां से कुछ आपने कुछ चीजें अनुभव की हैं समाज से संबंधित या वहां के रीति रिवाज से संबंधित, तो उन यादों का वर्णन आपको यहां करना है, उन अनुभवों का वर्णन करना है। तो कोई भी आप यात्रा का अपनी संक्षिप्त जो वर्णन है वो यहाँ पर कर सकते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। जैसे कहीं आप दिल्ली घूमने गए हैं, कुतुब मीनार आपने देखा है, लाल किला देखा है, तो वहां का आप वर्णन कर सकते हैं, वहां किस तरह की संस्कृति है उसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है भी, पूर्वोत्तर भारत भ्रमण के क्रम में हम मेघालय घूमने गए थे, जहां प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी भाषा है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी जो जातियां हैं वो बहुत अधिक रहती हैं। मेघालय में भी बहुत आदिवासी जातियां रहती हैं। त्रिपुरा में भी हमने पढ़ा है, वहां पर आदिवासी जातियां रहती हैं। तो इन आदिवासी जो जाति होती है इनकी अलग अलग संस्कृति होती है, इनकी अलग पहनावा होता है, इनका अलग इनकी भाषा होती है। तो वहां के जो समाज, किंतु वहां के समाज में अधिकांशतर मातृवंशीय प्रणाली प्रचलित है। परिवार की सबसे छोटी पुत्री को सारी संपत्ति मिलती है, वहां पर अलग ही परंपरा है। जो मेघालय है वहां पर यानी परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसको जो सारी संपत्ति मिलती है, और वहीं बुजुर्ग माता पिता और तथा अविवाहित भाई बहनों की देखभाल करती है। तो कोई भी क्षेत्र से संबंधित आप अपने जो अनुभव हैं वो आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। आगे देखिए, विदेश में यात्रा करते समय आप एक अच्छे यात्री होने का प्रमाण अपनी किन बातों से देंगे। यदि आप विदेश में जा रहे हैं तो क्या है भी, आप जहां जिस क्षेत्र से जा रहे हैं तो आप ऐसा चाहेंगे भी हम अपने देश का क्या है भी जो मान सम्मान है उसका हम ध्यान रखें। जैसे हमने पढ़ा था, जो चंद्रशेखर वेंकटरमन है जो लेसन है उसमें उन्होंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था भी किस तरह उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण विदेश में जाकर दिया था। उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा था, अपनी संस्कृति के जो नियम थे उनका उन्होंने पालन किया था। ठीक है, तो विदेश यात्रा के दौरान हमें क्या है, जो हमारे स्थानीय नियम है उनका विशेष ध्यान रखेंगे। वे चाहे सामाजिक नियम हो, हमारी संस्कृति से नियम संबंधित हो, चाहे हम किसी साधन से हम यात्रा कर रहे हैं यानी यातायात संबंधी कोई नियम हो तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचे, हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं भी, हम इस तरह एक अच्छे यात्री होने का प्रमाण दे सकते हैं। आगे है 9.3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न नंबर ग है, पाठ के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताएं तर्कसंगत लिखी। तो ये पाठ पढ़ा है हमने, तो इस पाठ के जो लेखक हैं कैप्टन विक्रम सिंह, तो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हमें बतानी। तो जब हमने आरंभ किया था इस पाठ को, तो हमने क्या पढ़ा था भी, जो वो एक लेखक हैं जो कैप्टन विक्रम सिंह हैं, वो एक स्वावलंबी व्यक्ति हैं, किसी के आश्रय पर रहने वाले वो व्यक्ति नहीं है। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया था भी किस तरह, जब भी वो औरों की तरह नहीं है, वो क्या है उस समय उठते हैं जब सूर्योदय हो जाता है, और सूर्योदय होने के बाद वो उठते हैं और अपनी चाय खुद बनाते हैं। फिर हमने उनकी एक और दिनचर्या देखी थी भी, वो जब चाय पीते हैं तो चाय के साथ वो अखबार पढ़ते हैं ताकि वो देश दुनिया के बारे में जान सके।
ठीक है, यानी तरह तरह की जो जानकारियां इकट्ठा करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा भी जब वो जो एक टीवी धारावाहिक की शूटिंग के सिलसिले में सन 1999 में जब वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी त्रिपुरा की यात्रा करने का उनका उद्देश्य भी यही था, भी अधिक से अधिक वहां पर जानकारी इकट्ठी करना और उन जानकारियों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य यही था, ताकि वो श्रोताओं को, लोगों को अपनी उस यात्रा से संबंधित जो अनुभव हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो रीति रिवाजों के बारे में उन्हें वहां पर पता चला है, वहां की संस्कृति का उन्हें पता चला है, तो उन विकास संबंधी जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी वो देश की। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी पता चलता है भी लेखक क्या है, एक संगीत प्रेमी भी है, क्योंकि वो अपनी यात्रा के दौरान संगीत से जुड़े दो तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वो मिलते हैं, जैसे हेमंत कुमार जमातिया है और मंजू ऋषिदास है। ठीक है, इसी तरह उनकी एक बहुत अधिक रुचि प्रकृति प्रेमी भी है। वो लेखक का जो प्रकृति प्रेम है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जब वो मनु नदी की यात्रा करते हैं, उनाकोटी की यात्रा करते हैं, तो हमें उनके प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त लेखक जब त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त क्षेत्र, वहां के घरेलू उद्योग, कृषि और स्थानीय आदिवासियों के असंतोष की बात करता है, तो हमें पता चलता है भी जो लेखक हैं उनकी देश के विकास के प्रति जो चिंता है, जब वो व्यक्त करते हैं उसको, तो वो चिंता उन्हें जो एक राष्ट्रभक्त या देशभक्त की श्रेणी में भी ला देती है, तो वो एक देशभक्त भी है। तो अनेक जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो लेखक में है। आगे देखिए, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है, लेखक किस गुण के संबंध में बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस पाठ में उन्होंने बताया है भी किस तरह जब वो 1999 में एक जो टीवी धारावाहिक श्रृंखला का एक सीरियल था ऑन द रोड, उसकी शूटिंग के सिलसिले में वो त्रिपुरा गए थे, और जब वहां पर वो उस क्षेत्र में यानी जो त्रिपुरा का जो क्षेत्र था उनाकोटी, वहां पर जब वो शूटिंग कर रहे थे तो अचानक वहां पर आसमान में बादल छा गए थे और बहुत तेज बारिश हुई थी। यानी जब तक वहां पर वो अपना सामान समेटते तब तक बादल जोर जोर से वहां पर गर्जना करने लग गए थे, वर्षा बहुत तेज शुरू हो गई थी। इसी तरह का जो प्रभाव है वो लेखक को कुछ का 3 साल बाद उसी गर्जन तर्जन के साथ दिल्ली में देखा और सुना, तो लेखक को उनाकोटी की याद आ गई। तो इस तरह ध्वनि ने उन्हें क्या है, एक समय से यानी वर्तमान से भूतकाल में उन्हें पहुंचा दिया, भूतकाल के समय संदर्भ में उन्हें पहुंचा दिया। तो ये ध्वनि में एक अद्भुत यानी अनोखा गुण है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। ये प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और अच्छे से रीड करने हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक साथ साथ हम और करेंगे, यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जो यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, यात्रा वृत्तांत का प्रारूप क्या होता है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो जानकारी है वो आपको प्राप्त करनी है। तो आइए देखिए, यात्रा वृतांत लेखन। बच्चों, यात्रा करना सभी को अच्छा लगता है। कई लोग यात्रा के अपने अनुभवों को साझा करना भी पसंद करते हैं।
यात्रा के अपने अनुभवों को व्यवस्थित तरीके से लिखना भी एक कला है, जिसमें रचनात्मकता और रोचकता दोनों का होना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान घटित घटनाओं और अनुभवों को लिखना यात्रा वृतांत लेखन कहलाता है। आइए जानें कि यात्रा वृतांत लेखन का उद्देश्य, विशेषताएं और महत्व क्या है। यात्रा वृतांत लेखन का उद्देश्य: यात्रा से जुड़ी रोचक यादों को लिखित रूप में सुरक्षित करना, अपनी अनुभूतियों और विशेष जानकारियों को पाठक तक पहुंचाना। यात्रा वृतांत लेखन की विशेषताएं: किसी स्थान के रीति रिवाजों, आचार विचार, प्राकृतिक संपदा तथा सौंदर्य, जीवन दर्शन आदि की जानकारी मिलना। चित्रात्मक, रोचक तथा तथ्यात्मक होना। कालगत बोध एवं समसामयिक होना। यात्रा वृतांत लेखन का महत्व: तथ्यात्मक होने के कारण दस्तावेज के रूप में प्रयोग होना, इतिहास लेखन में उपयोगी होना, किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक विशेषताओं, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान से संबंधित जानकारी का मिलना। आइए अब इसके प्रारूप को समझें। शीर्षक: स्थान या स्थान की विशेषताओं को दर्शाता शीर्षक होना चाहिए। भूमिका: जिसमें यात्रा पर जाने के विचार से जुड़े कुछ वाक्य लिखे जाने चाहिए। विषय वस्तु: इसके अंतर्गत यातायात या आवागमन, स्थान विशेष के मौसम की जानकारी दी जानी चाहिए। अंत: वापस आने पर होने वाला अनुभव, स्मृतियां आदि लिखे जाने चाहिए। आप भी अपनी यात्रा के अनुभव को लिखकर साझा कीजिए। हैप्पी लर्निंग। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने यात्रा वृत्तांत क्या होता है, क्या उसका महत्व होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसका उद्देश्य होता है, उसके विषय में जो जानकारी है वो प्राप्त की। तो अब हम आसानी से हम बता सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत के विभिन्न भागों के क्या क्या नाम हैं। तो यात्रा वृत्तांत के विभिन्न भागों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या होती है? भूमिका। भूमिका के बाद में सबसे पहले शीर्षक होता है। शीर्षक के बाद में भूमिका होती है। भूमिका के बाद में विषय वस्तु होती है और विषय वस्तु के बाद में अंत होता है। फिर हमने इस वीडियो में भी जाना भी जो शीर्षक है वो किस तरह होना चाहिए। भी जो शीर्षक है वो जिस स्थान की हम यात्रा कर रहे हैं उस स्थान को दर्शाने वाला होना चाहिए। उस स्थान की जो विशेषताओं का वर्णन करने वाला जो शीर्षक है वो होना चाहिए। फिर हमने दूसरा रूप पढ़ा कि भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, तो जिसमें हम क्या हैं, हमारी यात्रा पर जाने के जो विचार से जुड़े कुछ वाक्य हैं वो उस भूमिका में होने चाहिए। विषय वस्तु में हम किस तरह हमने यात्रा की, तो उस यात्रा पर जाने के जो विचार से जुड़े कुछ जो वाक्य हैं वो हम प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में हम उस यात्रा से जुड़े जो अनुभव है या आने पर उस स्थान से वापस आने पर जो अनुभव और जो स्मृतियां जो यादें हैं वो हमें प्राप्त हुई वो हम अंत में लिख सकते हैं। फिर हमने जाना भी कि जो यात्रा वृत्तांत है उसका क्या महत्व है। तो महत्व क्या होता है कि जो यात्रा वृत्तांत है वो एक दस्तावेज के यानी एक प्रमाण के, एक सबूत के रूप में प्रयोग होता है। कई बार जब इतिहास लिखा जाता है तो इस तरह की जो जानकारी है वो इन यात्रा वृत्तांतों से प्राप्त की जाती है। और कई बार जो यात्रा वृत्तांत है उससे जो हम वहां की जो उस क्षेत्र की प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी हमें यात्रा वृत्तांत से मिलती है। तो ये उसका महत्व। विशेषताओं में भी जो यात्रा वृत्तांत है वो समसामयिक यानी आज के समय के संदर्भ में होना चाहिए।
यात्रा वृत्तांत में क्या है, किसी स्थान की जो रीति रिवाज हैं, आचार विचार हैं, वहां की प्राकृतिक संपदा का जो जानकारी है वो हमें मिलनी चाहिए। जो यात्रा वृत्तांत है वो रोचक होना चाहिए, चित्रात्मक होना चाहिए, तथ्यों सहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। और उद्देश्य क्या होता है इसका, जो यात्रा वृत्तांत लिखने का उद्देश्य यही होता है भी हम यात्रा से जुड़ी हुई जो रोचक यादें हैं उनको लिखित रूप में हम उसको सुरक्षित रख सकें। तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमने प्राप्त की। अब आपका, हमने यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो भी वर्णन था वो हमने पढ़ा, जो जानकारी है वो प्राप्त की। तो अब आपका जो लीड सहायक जो पुस्तक है उसका जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें क्या लिखा गया है भी हमें किसी अपनी यात्रा का वर्णन करना है। कोई भी यात्रा वृत्तांत, कोई किसी जगह की आपने यात्रा की है तो उस यात्रा से संबंधित आपके जो अनुभव हैं या जो घटनाक्रम हैं वो आपको 150 शब्दों में वर्णन करना है। तो आज के होमवर्क के लिए आपको पहले जो प्रश्न करवाए हैं वो, और एक ये प्रश्न नंबर जो 11 है लीड सहायक पुस्तक का, जिसमें आपको अपनी यात्रा का वर्णन करना है। तो ये जो होमवर्क है वो आपको राइट करना है और अच्छे से लर्न करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।